गांधी जी का कैरेक्टर हमारे माइंड में ऐसे सेट है कि जब भी हम उनके बारे में इमेजिन करते हैं तो हमारे दिमाग में दो चीज़ें आती है। पहला सेकुलरिज्म और दूसरा उनका चरखा। मजाक को एक साइड में रखते हैं, बचपन से ही हमारे दिमाग में ये भराया गया है कि गांधी जी वो द फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, गांधी जी का सबसे बड़ा हाथ था देश को आज़ाद करने में। गांधी जी अगर नहीं रहते तो देश हमारा कभी आज़ाद ही नहीं होता। अब बस मैं बताता हूँ गांधी जी कौन थे। Gandhi racist, or because they say that Mahatma Gandhi was racist. Gandhi was a racist. Gandhi was clearly a racist. It is clearly borne out in his own. Okay Google, who is the father of nation? According to Wikipedia, Mahatma Gandhi, India's father of the nation, is a figure celebrated in numerous nations and by international organizations, a departure from most title holders. अब तुम कहोगे इसमें नया क्या है, हम तो ये बचपन से ही जानते। तो एक बच्ची को इसका प्रूफ चाहिए था कि गांधी जी को ये टाइटल किसने दिया, तो उसने एक आरटीआई फाइल कर दी। गवर्नमेंट ने इस आरटीआई का रिप्लाई देते हुए ये कहा कि गांधी जी को हम फादर ऑफ नेशन का टाइटल नहीं दे सकते, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 18 के चलते जो एबलिशन ऑफ टाइटल की बात करता है, जो कि गवर्नमेंट मिलिट्री और एजुकेशन के अलावा किसी को भी टाइटल दे नहीं सकता। ये बात तो नहीं थी ना। देखो 1947 में क्लेमेंट एटिली वापस इंडिया आए टूर पे, पर कौन है क्लेमेंट एटिली? तो एटिली ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पे साइन किया था। उनको भारत के अंदर के सारे राजों का पता था। उनको ये भी पता था कि अंग्रेजों ने भारत को क्यों छोड़ा। जब एक बैठक के दौरान जीडी बख्शी साहब से बातचीत में ये पूछा गया कि भारत को आजाद करने में असली कारण क्या था, तो उनके जवाब में गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस का तो कोई मेंशन ही नहीं था। और एटिली ने बताया कि गांधी जी का रोल उसमें नामात्र था। और उन्होंने बताया कि भारत को आज़ाद करने में सुभाष चंद्र बोस और उनकी आज़ाद हिंद फौज का बहुत बड़ा हाथ था। तो एक तरफ है हमारे पुराने हिस्टोरियन जिन्होंने बाहर में बैठकर कहानियां लिखी, और दूसरी तरफ है ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटिली के दिए दो स्टेटमेंट। अब आप खुद ही सोच लो कि देश आज़ाद क्यों हुआ था। इस सवाल का जवाब कौन बेहतर से जानता होगा? वो लोग जिन्होंने देश के बाहर बैठकर हिस्ट्री को लिखा है, या फिर वो इंसान जिन्होंने खुद भारत से हिस्ट्री रूल विड्रॉ करवाया था। देखो हम सब ये तो जानते हैं कि गांधी जी साउथ अफ्रीका गए थे ब्लैक के राइट के लिए लड़ने, पर आज वही ब्लैक गांधी जी के फोटोज और मूर्तियां जला रहे हैं और उन्हें रेसिस्ट का नाम दे रहे हैं। ये साउथ अफ्रीका की कहानी नहीं है, पूरे देश भर में ऐसा ही हो रहा है। और हाँ, गांधी जी ये भी चाहते थे कि जो साउथ अफ्रीका में गवर्नमेंट बनाए वो टोटली वाइट्स बनाए और इंडियंस और अफ्रीकन्स को अलग अलग ट्रीट किया जाए। ईयर 1939 में सारे इंडियंस अपनी पूरी जोर लगा रहे थे कि कैसे अपने भारत देश को आज़ाद किया जाए, पर उनके सारे अभियान फेल हो रहे थे। और दूसरी ओर ब्रिटिश इंडियन लोगों का यूज करके अपना ब्रिटिश राज कंप्लीट कर रहा था। अब ऐसा हुआ कि एक बंदा कांग्रेस छोड़ के चला जाता है, जो कि थे हमारे सुभाष बाबू, क्योंकि उनके विचार कांग्रेस के विचार से बिल्कुल मैच नहीं करते। ये इसलिए हुआ क्योंकि गांधी जी ने उनके प्लान को पूरी तरह रिजेक्ट कर दिया था। अब वो कौन सा प्लान था अभी बताता हूँ। सुभाष चंद्र बोस गांधी जी से कहते हैं कि हम इतने सालों से अहिंसा कर रहे हैं पर हमें कुछ प्राप्त नहीं हो रहा। अभी पूरी दुनिया वॉर में उलझी हुई है, जिसमें ब्रिटिश भी शामिल है, और उनका फोकस अभी भारत नहीं वॉर जीतना है। तो क्यों ना हम इसका फायदा उठा के भारत की अपनी आर्मी में रहें और अंग्रेजों को हमेशा के लिए भारत से निकाल दे। पर ये आइडिया गांधी जी को बिल्कुल पसंद नहीं है और उन्होंने ये स्टेटमेंट दी कि दुश्मन की उसकी मुसीबत के सामने हमला करना गलत है। क्यों? ये स्टेटमेंट आपको भी हिला के रख दिया ना। ये वही अंग्रेज थे जिन्होंने हमें भारतीयों पे कुछ तरस नहीं खाया और इतने अत्याचार करे, और यही गांधी जी तरस खाते हुए कहते हैं कि दुश्मन पर उसकी मुसीबत के समय हमला करना गलत है। गांधी जी यहाँ तक लड़कियों के साथ बहुत गलत व्यवहार भी करते थे। वो उन्हें अपनी चलने की लाठी मानते थे, जिसको प्रोटेस्ट करते हुए बहुत लोगों ने तो ये तक कहा कि गांधी जी अगर ये करते रहेंगे तो हमें उनको छोड़ना पड़ेगा। देखो 1939 में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होने थे, जो कि पूरी तरह फ्री और फेयर मैनर से था, जिसमें दो कैंडिडेट खड़े होते हैं। पहले कैंडिडेट थे हमारे सुभाष चंद्र बोस, जो कि अकेले थे, और दूसरे कैंडिडेट थे सीतारमैया, जिन पे गांधी जी का हाथ था। इलेक्शन का रिजल्ट निकलता है, सुभाष चंद्र बोस जीत जाते हैं, लेकिन गांधी जी के कहने पर रिजाइन कर देते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना ने तो ये तक कह दिया था अगर सुभाष चंद्र बोस रहेंगे तो हमें दूसरा पाकिस्तान नहीं चाहिए। देखो ये सब तो अभी कुछ नहीं था। साउथ इंडिया में साल 1921 में 1500 हिंदू मार दिए जाते हैं और 2000 से भी ज़्यादा हिंदुओं को इस्लाम में कन्वर्ट कर दिया जाता है, जो कि खिलाफत मूवमेंट के साथ स्टार्ट हुआ था। गांधी जी ये सब के बावजूद शांत रहते हैं, और अगर वो कुछ बोलते तो खिलाफत मूवमेंट टूट सकता था। और ऐसा बहुत से केसेस में दिखाई देता है कि गांधी जी एक कम्युनिटी के साथ झुकाव में दिखाई देते हैं।
तो अगर तुम वीडियो में यहाँ तक आ गए हो इसका मतलब तुम्हें वीडियो पसंद आ रहा है। तो मैं वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए तो बिल्कुल नहीं कहूँगा, बस इतना कहूँगा कि इस वीडियो को जितना से जितना हो सके उतना शेयर कर दो कि दूसरों लोगों के पास भी गांधी जी की सच्चाई जा सके। तो अब हम अपने लास्ट पॉइंट पे आते हैं। गांधी जी के पास एक बहुत बड़ा हथियार था। वो हथियार कोई तलवार या बंदूक नहीं थी, वो ऐसी हथियार था जिसका यूज करके गांधी जी ने बहुत अपने बातों को मनवाया। आपके पास एक बहुत खतरनाक हथियार है, आमरण अनशन, जिसका बार बार इस्तेमाल करके आप लोगों से अपनी बात मनवाते हैं। यह भी एक प्रकार की हिंसा है, मानसिक हिंसा, जो कि था जिद। इसकी मदद से गांधी जी ने बहुत सारे मूवमेंट किए जो कि बहुत अच्छे थे, पर यहाँ नहीं, कहाँ अब बताता हूँ। देखो ये बात है उस समय की जब पाकिस्तान का इंडिया से बंटवारा हो रहा था। 75 करोड़ रुपए देने थे पाकिस्तान को, पर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उन्हें पहले 20 ही करोड़ रुपए दिए, क्योंकि पटेल साहब जानते थे कि कुछ गलत हो सकता है। पर गांधी जी को ये अच्छा नहीं लगा। गांधी जी पूरी तरह करने लगे प्रोटेस्ट और कहने लगे कि उनको पूरे पैसे दो। पटेल साहब के मना करने पर गांधी जी भूखे अचर में पहुंच गए। फिर गांधी जी की ये मजबूरी देखकर पटेल साहब को पूरे पैसे देने पड़े। फिर वही हुआ जो पटेल साहब ने उम्मीद करी थी, आतंकवाद। लेकिन कहते हैं ना कि अंत में जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो ये हुआ।